जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, केवीएस और एनवीएस में आज तक इकोनॉमिक्स में से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं टॉपिक वाइज करेंगे इकोनॉमिक्स को। तो चलिए भाई, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है। आज कम से कम भाई 64 के लगभग क्वेश्चन करेंगे, 2 में ये करेंगे कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना से संबंधित है। लीजिए जस्ट 1 मिनट, थोड़ा जूम करते हैं भाई। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2022 में डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है भाई, निगम कर है, संपत्ति कर है, आयकर कर है या सेवा कर है। तो बताइए इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे पूछा गया अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष क्या होता है भाई, इसमें इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा। लीजिए पढ़ते हैं पहली चीज तो, अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। अप्रत्यक्ष कर वह है जो सरकार द्वारा एक निश्चित मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण सेवा कर है, बिक्री कर है। नेक्स्ट है भाई सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। ऋण वसूली, उधार, लाइसेंस और परमिट और विनिवेश। तो इसका जो आंसर है वह बताइए क्या आएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई, ऋण वसूली भी होती है, उधार भी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है, क्या होती है भाई, विनिवेश भी होती है, लेकिन क्या नहीं होती भाई, लाइसेंस और परमिट। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, सरकार की वे प्राप्तियां या तो देनदारियों के सर्जन करती हैं या फिर वित्तीय संपत्तियों को कम कर देती हैं। बाजार, उधार, ऋण वसूली, विनिवेश आदि पूंजीगत क्या है भाई। ओके भाई नीलेश, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। प्राप्तियां हैं राजस्व प्राप्तियां, यह सरकार पर न तो कोई देनदारी उत्पन्न करती हैं और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। कर, सरकारी उपक्रमों का लाभ, अनुदान, लाइसेंस और परमिट, ये क्या है भाई, इसके उदाहरण हैं। ओके भाई, नमस्ते भाई सलोनी जी, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का भाई लाइव सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है। मूल्यह्रास है ना भाई, क्या आएगा इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, चारों ही क्या है भाई, ऑप्शन है, ठीक है। सेम दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं भाई, सेम दे रखे हैं। लीजिए इस प्रकार से इसको छोड़ के, लेकिन इसका आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, आइए, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी अर्थात एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी भी देश के सामाजिक नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पाद के कारकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का कुल बाजार मूल्य में से मूल हास्य को घटाने पर क्या प्राप्त होती है, वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई। नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ओके। और एनएपी बराबर किसके भाई, जेएनपी माइनस में मूल्य ह्रास, क्या होता है भाई, मूल्य ह्रास। इस प्रकार से लीजिए भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो बताइए कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष का। हमने अभी ऊपर पढ़े थे अप्रत्यक्ष। मोनिका भाई स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। देखिए ऊपर क्या बताए थे, अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सीमा शुल्क है, निगम है, वस्तु कर एवं सेवा कर है या उत्पाद कर है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, निगम कर। क्या है भाई, निगम कर है। देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्टर टैक्स का उदाहरण है। कॉर्पोरेशन टैक्स जिसे कंपनी टैक्स भी कहा जाता है, निगमों या समान का क्या है भाई, कानूनी संस्थाओं की आय या पूंजी पर लगाए जाने वाला क्या है भाई, प्रत्यक्ष कर है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो बताइए भाई कौन सा प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर है, हमने पढ़े थे अप्रत्यक्ष में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का बताइए कौन सा आएगा, बिक्री, उत्पाद, संपत्ति कर या मनोरंजन कर।
तो प्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा आएगा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी। संपत्ति क्या है भाई? प्रत्यक्ष कर है। ओके, वह कर जो सरकार जनता से सीधे तौर पर लेती है वह क्या कहलाता है भाई? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। आयकर, संपत्ति कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर के क्या है भाई? उदाहरण है। बिल्कुल लीजिए। 6th क्वेश्चन है भाई, जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं या सेवाओं का कुल मौद्रिक या क्या है भाई? बाजार मूल्य है। जेडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। एक्चुअल में जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है भाई? बताइए। ठीक है, सी। वेरी गुड भाई। क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। बिल्कुल सही लिखा है भाई मोनिका, बिल्कुल सलोनी जी, है ना। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी विशेष समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं या सेवाओं का कुल मौद्रिक या क्या है भाई? बाजार मूल्य है। 7th क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए पढ़ते हैं दोनों कथनों को ध्यान से। ओहो, जस्ट 1 मिनट भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, कथन किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है भाई, बिल्कुल सही है। और यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में जिस दिशा में उपभोक्ता की क्या भाई? आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसकी कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है। नहीं भाई, ये नहीं होता। बिल्कुल दोनों करेक्ट नहीं आएंगे भाई। सलोनी जी ध्यान दीजिए, दोनों करेक्ट नहीं है, ये नहीं आएगा। धनात्मक संबंध नहीं होता उसका। कैसा होता है भाई? विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा होता है? विपरीत या ऋणात्मक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, केवल एक। क्या आएगा? बी। ठीक है, लीजिए देखिए, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को क्या कहते हैं भाई? मांग वक्र कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के बीच किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उस कीमत के संबंध कैसा भाई? विपरीत और कैसा होता है? ऋणात्मक होते हैं। और इसी को क्या कहते हैं भाई? मांग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग का नियम। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2003 का उद्देश्य भाई बताइए क्या था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के लिए संसाधनों का वितरण करना। तो दोनों में से बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा? इन दोनों में से बता दीजिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई, सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए। ठीक है, इसका क्या था भाई? ए आएगा। क्या आएगा? ए। लीजिए पढ़ेंगे, आइए। ठीक है, ए आएगा इसका आंसर। देखिए लीजिए, 2025 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला नेक्स्ट। चलिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है भाई 9th, भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में सरकारी प्राप्तियों की पहचान करें भाई बताइए। राजकोषीय, ठीक है, भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में, है ना, सरकारी प्राप्तियों की पहचान करनी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजी प्राप्तियां हैं। अभी दोनों के ऊपर हमने पढ़ा था, इन दोनों के बारे में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी। दोनों ही राज्य की क्या है? राजकोषीय नीति के में क्या है भाई? बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी आएगा। दोनों। क्या आएगा? दोनों। नेक्स्ट है भाई, देखो प्राप्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है भाई बताओ? किससे संबंधित है राजकोषीय नीति? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति है, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन है, या आर्थिक विकास के लिए आयोजन है, या सरकार की आय और खर्च है। तो इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? डी बता रहे हो भाई, डी नहीं आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित है। देखिए, सरकार राजकोषीय नीति द्वारा आय व ऋण के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की क्या करती है? पूर्ति करती है। ठीक है, और देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति भी राजकोषीय नीति से संबंधित है। इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 नीतियों को क्या किया गया था भाई? सम्मिलित किया गया था। ध्यान दीजिए, 4 कौन कौन सी हैं? सरकार की
करारोपण नीति, सरकार की व्यय नीति, सरकार की ऋण नीति और सरकार की बजट नीति, चारों नीतियां ध्यान रखना भाई। ठीक है, लीजिए देखिए, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ठीक है, यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया, वो पूछा गया था एनवीएस में, ये पूछा गया है केवीएस में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? अभी किया है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए। लीजिए, ओह क्या है भाई? नीति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? एक मिनट रुकिएगा भाई, किससे संबंधित है? ठीक है, इसमें डी कैसे बता दिया? हाँ भाई, कल दे रखा है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? देखिए यहाँ पे बिल्कुल देखो, किससे है भाई? देखो, सरकार राजकोषीय नीति द्वारा आय व ऋण के द्वारा सरकार सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। किसी भी देश की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए आवश्यक और पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना है। भाई क्या करना है? धन की व्यवस्था करना है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति भी राजकोषीय नीति से क्या है भाई? संबंधित है, और इसके अंतर्गत ये 4 नीतियां आएंगी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, और ये किसमें पे? केवीएस में पूछा गया था, वो 2013 में, वो एनवीएस में पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन है भाई, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ भाई कौन सा कथन सही है? अधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलाव होते हैं। ऑप्शन सेकंड है भाई, उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 2 कथन दे रखे हैं, कौन से सही हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? अधिमान वक्र बाएं से, ये भाई जो बोथ राइट, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या है? दोनों के दोनों क्या है भाई? करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, देखिए कथन वाला है, कौन सा कथन सत्य है? सुरक्षा लेन देन कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है सत्य है? तो जो सुरक्षा लेन देन है एक प्रकार का, बिल्कुल भाई प्रत्यक्ष क्या है? कर है, बिल्कुल करेक्ट है। मूल्य वर्धित एक प्रकार का क्या है भाई? अप्रत्यक्ष कर है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बोथ आएगा। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, मूल्य वर्धित कर क्या होता है? देखो, ये क्या है भाई? वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैल्यू, है ना। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन या वितरण चक्र के हर बिंदु पर मूल्य वर्धित वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है भाई, कथन से संबंधित पूछे जा रहे हैं भाई। कथन बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है? आपको 2 कथन दे रखे हैं, पहला और दूसरा। क्या है? देखो, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल है भाई, राजस्व व केंद्र सरकार का भौतिक और वित्तीय परिस्थितियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए नहीं है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। डी, दोनों के दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं ये। लीजिए भाई, देखिए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। दोनों ही कथन क्या है भाई? सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो बताओ भाई कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ये है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये सारे आपको पता होने चाहिए। प्रत्यक्ष कर कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डीएसएसबी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। संपत्ति का शुल्क आएगा, संपत्ति का शुल्क आएगा, उत्पादक कर आएगा, या उपहार कर आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, कौन सा है भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी। उत्पादन कर क्या है भाई? अप्रत्यक्ष का है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, माल और सेवा कर भारत में कब आरंभ किया गया? बताइए, माल और सेवा कर भारत में कब आरंभ किया गया? जुलाई 2017 में, जनवरी 2017 में, फरवरी 2017 में, अप्रैल 2017 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, माल और सेवा कर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था भाई? जीएसटी भारत में, बताओ जीएसटी कब किया गया था? इसका आंसर क्या आएगा? जुलाई। कब किया गया था भाई? जुलाई 2017 में। जुलाई 2017 में जीएसटी भारत में कब भाई? जुलाई 2017 में। देखो, आइए पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, माल एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, पहली चीज। इसमें केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है
और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया था। भारत में से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब हैं भाई, कितने? 4। देखिए कौन कौन से हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ध्यान दीजिए कितने हैं भाई, 4 हैं। कौन कौन से हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, इस प्रकार से चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। 17th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दे रखे हैं भाई, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर दाताओं की मदद के लिए ई निवारण सुविधा की, यह किससे संबंधित है? तो बताओ भाई किससे संबंधित है, आयकर रिफंड से है या आयकर रिटर्न से है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, या फिर ऑप्शन तीसरा भी है भाई, क्या है, श्रोता पर कर कटौती है। क्या है भाई, श्रोता पर कर कटौती है। इसका जो आंसर है सभी आएगा भाई, क्या आएगा, सभी आएगा। ओके, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी क्या है भाई, सत्य है। बिल्कुल, लीजिए इस प्रकार से पढ़ना चाहे पढ़ लेना भाई। उपभोक्ताओं द्वारा क्या है भाई, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले, क्या है देखिए, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है? तो बताओ भाई कौन सा है, उपभोक्ताओं द्वारा, है ना, उपभोग किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून। बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका। ठीक है, कौन सा है भाई, उपभोक्ताओं द्वारा। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स है, जिसे क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ओके, अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 को 5%, 12%, 18% और 28%। इस प्रकार से संशोधन कर को भाई, इस कर को संविधान के कौन से अनुसंधान द्वारा जोड़ा गया, 101। ठीक है, इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। वेरी गुड भाई सलोनी, सही लिख रहे हो। माल और सेवा कर बताओ भारत में कब आरंभ हुआ था? केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, कब हुआ था? जनवरी 2017 में, अप्रैल 2017 में, फरवरी 2017 में या जुलाई 2017 में? तो इसका जो आंसर अभी बताइए क्या आएगा, विद डेट बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका जो आंसर बताओ क्या रहेगा। देखिए महीना, ईयर बिल्कुल सेम दे रखा, महीने में कितना कर रखा, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जुलाई 2017। क्या आएगा, जुलाई 2017 आएगा। ठीक है, कब भाई, 1 जुलाई 2017 को, है ना, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 101 के द्वारा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीचे वस्तु या सेवा कर जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है, 4 दिए गए हैं, 4 में से कौन सा सत्य नहीं है। यह संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में 101 द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों आईजीएसटी लगा सकते हैं? नहीं भाई, दोनों आईजीएसटी नहीं लगा सकते। ओके, चलिए ठीक है। वेट और क्या है भाई, वैट और केंद्रीय आबकारी को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया है। और उच्चतम कर सीमा कितनी है भाई, बिल्कुल 28% है। कितने इसलिए बताए थे, 4, 5%, और इसके अलावा कितना था, 12%, 18% और 28%। बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्यों आया, आइए पढ़ेंगे। देखो, वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर सेवा जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। बिल्कुल करेक्ट है भाई। जीएसटी के अंतर्गत 3 तरह के कर होंगे भाई, सी जीएसटी और एस जीएसटी और आईजीएसटी। और आईजीएसटी के अंतर्गत अंतरराज्यीय बिल बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाएगा। ओके, दोनों के द्वारा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। नेक्स्ट है भाई, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है? तो बताओ भाई, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए कौन सा फार्मूला किया जाता है भाई? यहाँ पे क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा भाई? राष्ट्रीय आय अपोन में कुल जनसंख्या। अशोक, वेरी गुड भाई, डी, वेरी गुड भाई, क्या बात है। राष्ट्रीय आय अपोन में कुल जनसंख्या। ठीक है, राष्ट्रीय आय अपोन में कुल जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक क्या है भाई, लक्षण है? क्या है भाई, लक्षण है। देखिए किस चीज का भाई, घाटे की वित्त व्यवस्था का एक, सरकार आयकर की दरें बढ़ाती है। ओके, सरकार विश्व बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों से धन उधार लेती है। नहीं, चलिए भाई ये भी नहीं आएगा।
इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा आपके सामने। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। तो बताइए वही सरकार किससे लेती है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, सी। भारतीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से क्या लेती है भाई, धन उधार लेती है। देखिए पढ़ना चाहे भाई पढ़ लीजिएगा। दूर करने के लिए क्या उपाय करती है, देखो घाटे की वित्त व्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक से सन्निहित नगद का क्या करना, उपयोग करना। संस्थाओं और आम जनता कॉर्पोरेट घरानों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, वेट का पूरा नाम बताओ भाई। वैट का पूरा नाम क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वैट का पूरा नाम क्या है भाई, है ना, VAT, है ना, VAT। तो इसका बताइए क्या आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल एडिशनल टैक्स या वेराइटी एडिड टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स है। तो इसका जो आंसर है क्या है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सलोनी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, वैल्यू एडिड टैक्स आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ये क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो किसके द्वारा भाई, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। और वर्तमान में ये किसके अंतर्गत आता है, GST के अंतर्गत आता है। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड, पैन का मतलब बताओ भाई, पैन का मतलब बताओ, है ना। परमानेंट क्या है भाई, अकाउंट नंबर है, परमानेंट ऑडिट नंबर है, या परमिट अकाउंट नंबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, है ना, बी बता रहे हो भाई सलोनी जी। नहीं भाई गलत बता रहे हो सलोनी। इसका आंसर देखिए, पैन मतलब क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। और कितने अंक का होता है ये बताओ, चलो कितने अंक का होता है भाई रजत जी, स्वागत है आपका। कितने उसका अंक का होता है बताओ। देखिए क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। और यह एक क्या है भाई, देखिए यहाँ पे 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब इसमें अल्फा भी होती है और नंबर भी होते हैं, यूनिक पहचान पत्र है। इसे वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी देख रेख भाई CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स के द्वारा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके बिल्कुल भाई करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, नीचे संघीय बजट 2017-18 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाई संघीय बजट के बारे में 2000 किसकी बात हो रही है, यहाँ 17-18 के संबंध में हो रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए, है ना। चारों ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, लीजिए 1 मिनट दीजिए मुझे, जस्ट 1 मिनट। वैसे 2017-18 से है, तो अब तो बहुत वो हो गया है भाई, लेटेस्ट पूछा जाएगा आपसे वैसे भी। चलिए फिर भी बता देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा भाई, केवल क्या है भाई, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, केवल फोर्थ नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों का बजट संघीय बजट से क्या है भाई, अलग किया गया था। ओके स्किप, बिल्कुल लीजिए भाई स्किप कर देती हूँ, ठीक है, पढ़ते नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से देखिए निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक देता है भाई, बताओ कौन देता है। संघीय सरकार के किसके भाई, संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर आयकर या फिर संपत्ति कर। क्या है बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो, आबकारी नहीं, आबकारी नहीं आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑपरेशन है। क्या आएगा, सबसे मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कौन सा देता है भाई, सबसे अधिक देता है। ओके क्या आएगा भाई इसका आंसर, सी आएगा। क्या आएगा, सी, ठीक है, सी लीजिए भाई। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, संघीय सरकार के करों में सर्वोच्च वार्षिक देने वाला कर कौन सा भाई, वस्तु या सेवा कर कितना है भाई, 16%। और कॉर्पोरेशन कर कितना भाई, 15। और आयकर कितना है भाई, 15%। ओके नेक्स्ट है भाई, अब आ गया सेकंड टॉपिक कौन सा है, अब आ गया पूंजी बाजार और बैंकिंग प्रणाली। तो बताओ वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे डैश कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है भाई, रिवर्स रेपो दर कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, या फिर रेपो दर कहेंगे, या नकली आरक्षित निधि अनुपात कहेंगे। नमस्ते भाई डिसेंट जी, आपका स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है,
क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, बैंक दर। बी आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, बैंक दर। देखो क्या होती है, वह दर जिस पर बैंक विनियम बिलों या अन्य वाणिज्य पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है, उसे बैंक। और रेपो किसे कहते हैं भाई, जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंक को अल्पकालीन धन उधार देता है। रिवर्स रेपो दर, यह ब्याज दर, यह वह ब्याज दर है जिस पर क्या भाई, रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से अल्पकालीन के लिए तरलता प्रदान करता है भाई, प्राप्त करता है। ओके, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है भाई, सीआरआर। ठीक है, क्या होता है, पढ़िएगा भाई इस प्रकार से। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, बैंकिंग क्षेत्र में सीआरआर का पूर्ण रूप बताओ भाई। क्या देखा, आ गया ना, बैंक क्षेत्र में सीआरआर अभी पढ़ा है, सीआरआर का क्या आएगा भाई। ठीक है, बताओ। नकद कम करने की दर, या नकद आरक्षित दर, या नकद आरक्षित अनुपात, या फिर नकद भूमिका अनुपात। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। ओके, आइए देखिए अभी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है भाई, सीआरआर। देखो यहाँ पे क्या है, सीआरआर क्या होता है, निवल मांग और समय दायित्वों की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, यह दर रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर क्या करता है भाई, तय होता है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। 29 बताइए भाई, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन है सही है। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, सही है। फर्मों को बाजार में स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन होता है, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है बताइए, केवल एक आएगा, केवल 1 और 2 आएगा, या ऑप्शन सी ना एक ना दो, और ऑप्शन डी केवल सेकंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों क्या हैं भाई, सही हैं। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई, है ना, NACH प्रणाली का प्रयोग, है ना, सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए थोक लेन देन करने के लिए किया जाता है। तो NACH का बताइए पूर्ण रूप क्या होगा। ओके, नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग क्या है भाई, क्लियरिंग हाउस है, या नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग होम है, या नेशनल ऑटोमेटेड कैश हाउस है, या नेशनल क्या है भाई, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है। तो ये क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन NACH, नेशनल, है ना, ऑटोमेटेड, क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो भाई, सी नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, नेशनल। ठीक है, ये जितने भी है ना फुल फॉर्म आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए, ये पूछी जाती है, देखो 2022 में पूछी गई है, नेशनल, है ना, ऑटोमेटेड क्लीनिंग हाउस आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था भाई, बताइए किस समिति का गठन किया गया था। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है देखो 2025 में अगस्त में आया था, ड्राइंग के पेपर में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, KV कामथ, क्या आएगा भाई, समिति। बी नहीं भाई, डी आएगा, डी। लेटेस्ट क्वेश्चन है, DSSB ने 2022 में और 2025 में देखो ऐसे रिपीट हो रहा है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, किस समिति का क्या था भाई, पुनर्गठन है, ऋणों के पुनर्गठन के लिए श्री KV कामथ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था, जो कोविड-19 की महामारी से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत। ठीक है, इसी प्रकार से भाई जो नरसिंहम समिति है 1991 में बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए गठित की गई थी, और GV रामकृष्ण समिति भाई विनिवेश आयोग 1993। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादक नहीं है। तो बताओ भाई कौन सा नहीं है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुपात निगम का उत्पाद नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, विदेशीय मुद्रा भंडार नहीं है। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। देखो भाई
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की फुल फॉर्म देखिए, ठीक है, क्या होती है भाई। इस प्रकार से इसका जो आंसर है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए मूल्य सिद्धार्थ क्या है भाई। मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एमपीसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। एमपीसी का पूर्ण रूप होगा भाई, बताइए पूर्ण रूप क्या होगा। मनी पॉलिसी कमेटी या फिर मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी या मॉनिटरिंग प्राइवेट कमेटी या मेजर पॉलिसी कमीशन। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। एमपीसी, एम मतलब क्या होता है भाई। ओके, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया रजत। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, है ना, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा भाई, बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से 2 माह के अंतराल पर इसकी बैठक होती है। ओके, लीजिए इस प्रकार से इसका गठन 2016 में किया गया था। कब किया गया था, 2016 में। नेक्स्ट है भाई, कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे एमएसएफ दर और रिजर्व रेपो दर भारित औसतन कॉल मनी दर में दैनिक संचलन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। नेक्स्ट है, खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुफ्त खरीद या बिक्री टिकाऊ चल निधि डालने या अवशोषित करना क्रम से दोनों शामिल है, बिल्कुल बहुत राइट है भाई, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए 35। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के, है ना, समपार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है, उसे क्या कहते हैं भाई, बताइए क्या कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इसकी हमने क्या पढ़ी थी, किसी क्या कहते हैं इसको, बिल्कुल डी, वेरी गुड भाई, रिवर्स रेपो क्या आएगा, रिवर्स रेपो दर कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, ये क्या होती है, देखो रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों के सरप्लस मुद्रा को अपने पास जमा करता है भाई। पार जी स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो बताओ भाई कौन नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, फटाफट दीजिए। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण। ठीक है, नहीं पूछा गया था। बाकी भारतीय रिजर्व की मौद्रिक नीति का रेपो दर भी है, रिजर्व रेपो दर भी है और सीमांत स्थायी सुविधा भी है। ठीक है, देखिए वर्तमान में साख नियंत्रण की इस नीति को क्या कर दिया गया है भाई, बंद कर दिया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए आरबीआई ने मुद्रा आपूर्ति के 4 विकल्प उपायों के आंकड़े प्रकाशित किए। M3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, बताइए कौन सा सही है भाई, किसके बारे में बताना है, M3, तो M3 के बारे में बताइए भाई कौन सा आएगा। इसका जो आंसर है क्या है भाई, सुमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। M1 प्लस वाणिज्य बैंकों की निवल समयावधि क्या है भाई, जमा। इस प्रकार से लीजिए भाई, आरआरबी द्वारा कितने है भाई, 4, देखिए कितने बताए, 4, M1 M2 M3 और M4, जहाँ सीयू जनता द्वारा धारित क्या है भाई, मुद्रा है, और डी वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित निवल मांग है भाई। M2 M3 लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे भी इनसे अलग अलग पूछ सकते हैं। ठीक है, लीजिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा, ठीक है, सब जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को डैश कहा जाता है, तो बताइए भाई क्या कहा जाता है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ऑप्शन देती हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए। लीजिए भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है। उदारीकरण कहते हैं, विनिवेश कहते हैं, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, या निवेश कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए नहीं आएगा, विनिवेश आएगा। क्या आएगा, उसे क्या कहते हैं भाई, विनिवेश, क्या कहते हैं, विनिवेश। ठीक है, देखिए विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयरों का कुछ % निजी क्षेत्रों को बेचा जाता है, और इसे निजीकरण के रूप में भी क्या है भाई, जाना जाता है। ठीक है,
इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। लीजिए 39 क्वेश्चन है, ठीक है। परंपरागत रूप से एक सार्वजनिक उद्यम क्या कहलाता है, जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाता है, सामान सस्ता खरीदता है और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचता है। पूंजीवादी, व्यापारी, सभी लाभ के लिए, या वाणिज्य। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके बिल्कुल क्या आएगा भाई, देखिए बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, व्यापारिक। क्या आएगा भाई, व्यापारिक, बिल्कुल ठीक है। देखिए मर्केटाइल का अर्थ क्या है भाई, व्यापारिक का अर्थ है थोक या खुदरा विक्रय से क्या है भाई, बिक्री से संबंधित है। इसके तहत व्यवसायिक उद्यम सामान सस्ते में खरीदता है और उसे उच्च दामों पर बेचता है, जिससे वो क्या कर सके भाई, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है भाई, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक बताइए कौन था भाई, ठीक है। कौन था भाई, बांग्लादेश के, है ना, बंगाल देश के, बंगाल देश के, ठीक है। ग्रामीण के संस्थापक कौन थे भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनेस थे भाई। कौन थे, यूनेस, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, यूनेस थे। और ये बैंक गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए सामूहिक रूप से कर्ज देता था और इन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकों का नकारा जाना एक अपराध है, इसके लिए वर्तमान समय में क्या दंड दिया जाता है, बताओ भाई क्या दंड दिया जाता है अगर चेक बाउंस हो जाता है, क्या हो जाता है ना, चेक अगर बाउंस हो जाता है तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 3 वर्ष का कारा वो होगा, जेल होगी, या 6 महीने का होगा, 1 वर्ष का होगा, या 2 वर्ष का होगा। तो कितने का होगा भाई, ठीक है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का, ओके। चलिए देखिए, चेक बाउंस या स्वीकृत एक ऐसी है जिसमें बैंक भुगतानकर्ता चेक की राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है। यह एक दंडनीय अपराध है जिसे 2 वर्ष का कारावास, ओके, और जुर्माना भी, दोनों दंड दिया जा सकता है इस प्रकार से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, बताओ भाई कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा है, ठीक है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या फिर IDBI बैंक है, या फेडरल बैंक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके रूबी राणा जी, हर हर महादेव, स्वागत है भाई, राधे राधे, ओके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई, रेस्ट करो फिर मोनिका जी। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, IDBI बैंक, ओके। क्या है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 को हुई थी, ओके। और बैंकों की संख्या कितनी है भाई, 12 है। कितनी है भाई, 12 है, ओके। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया। तो बताइए किसके साथ हो गया भाई, भारतीय स्टेट बैंक के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, या कैनरा बैंक के साथ, ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा। किसके साथ हो गया, बिल्कुल करेक्ट है भाई सलोनी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसके साथ भाई, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। और नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंक मुख्यतः बैंक चेकों की प्रोसेसिंग में किस डाटा इनपुट विधि का प्रयोग करते हैं। भाई ये जो कंप्यूटर में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, कंप्यूटर में भी पूछा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी, MICR। इसका पूर्ण रूप बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा, इसका पूर्ण रूप क्या है भाई, फुल फॉर्म बताओ इसकी क्या आएगी, MICR। M बोले तो क्या, I बोले तो क्या, C बोले तो क्या, ओके। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ठीक है भाई, बताइए। लीजिए भाई, इस प्रकार से मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर चुंबकीय स्याही है, MI से छपे प्रिंट किए गए अक्षरों या दस्तावेज को जिस पर स्कैनर द्वारा पहचाना या पढ़ा जाता है उसे MICR कहलाते हैं। बैंकों में इसका क्या है भाई, प्रयोग किया जाता है। चेक में क्या है भाई, बैंक का पहचान कोड, IFSC कोड और अकाउंट नंबर, चेक नंबर आदि मैग्नेटिक स्याही द्वारा लिखा जाता है, ठीक है भाई।
पूछी थी। ओके वेरी गुड भाई। देखिए बिल्कुल भाई, हर एक मैच रिपीट होते रहते हैं, जितने के आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, घूम फिर के वही क्वेश्चन आते रहते हैं, उससे पता चल जाता है आपको। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सलोनी, नो डाउट। भारत में अनुमोदित शेयर बाजारों की संख्या बताओ भाई, है ना। अनुमोदित शेयर बाजारों की संख्या पूछी है, 19 है, 20 है, 23 है, 24 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, शेयर बाजार, है ना, बाजारों की संख्या कितनी है भाई? 23 है। कितनी है भाई? 23 है। ओके लीजिए, ये 2013 में पूछा था वैसे तो। भारत में देखिए सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की संख्या 23 है। शेयर बाजार एक ऐसा है जहां, है ना, निवेश किसी कंपनी के शेयर खरीदते या क्या करते हैं भाई? बेचते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बताओ कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1939 में, 26 नवंबर 1949 में, 1 जुलाई 1950 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल भाई ए बताया, वेरी गुड भाई रजत, नो डाउट। 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल भाई पारस, बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी लीजिए भाई, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ध्यान दीजिए, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में है। ओके, इस प्रकार से। लीजिए भाई नेक्स्ट, आरबीआई का विस्तृत रूप बताओ भाई। आरबीआई का, किसका भाई? आरबीआई का। देखो कैसे पूछी जाती है, विस्तारित क्या है भाई? रूप। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया आएगा, क्या आएगा भाई? जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, अभी पढ़ा है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है भाई सुमन डिसेंट। क्या पूछ रहे हो भाई? ओके ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट है भाई, देखिए इस प्रकार से, इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। और इसके एक और चीज़ है भाई, ध्यान दीजिए, इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे भाई? CD देशमुख थे। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। मुख्यालय कहाँ है भाई? बम्बई में। याद कर लो बार बार ऐसे। ठीक है, लीजिए भाई, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये नोट पर किसके सिग्नेचर? बताओ भाई किसके सिग्नेचर? ओके, 1 रुपये के नोट पर, ठीक है, बताइए किसके होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, भारत सरकार के वित्त मंत्री के, भारत सरकार के योजना आयोग के अध्यक्ष के, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बी नहीं आएगा भाई। क्या बता रहे हो भाई? बी बता रहे हो, है ना। इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, डी। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। वित्त मंत्री तो बता दिया, पूरा तो बताओ, है ना। भारत सरकार के वित्त मंत्री के सचिव के, ठीक है, डी आएगा, डी डी डी। ओके ध्यान दीजिए भाई, देखिए कितना कंफ्यूजिंग। बी में भी बिल्कुल देखो, भारत के क्या, देखो बी में क्या दे रखा था? भारत सरकार के वित्त मंत्री के। ठीक है, वित्त मंत्री पर तक आप इस पर टिक कर दोगे मुझे पता है, लेकिन पूरे पढ़ो, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। और अन्य सभी नोटों पर किसके साइन होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, गलत भी हो रहा है। लीजिए, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? राजस्व, वित्तीय, चालू व्यय, पूंजी व्यय। तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को, ठीक है, तो किस रूप में जाना जाएगा भाई? निवेश करने को किस, क्या आएगा भाई इसका आंसर? बताओ, है ना। सार्वजनिक कार्यों में निवेश करने को किस रूप में जाना जाएगा भाई? बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा भाई? पूंजी व्यय आएगा। क्या आएगा? पूंजी व्यय, ऑप्शन डी आएगा। सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने और, है ना, समाज एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सरकार द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उन्हें पूंजी व्यय कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, और BSE क्या है भाई? BSE सक्सेस कितने स्टॉक पर आधारित है भाई? बताइए कितने स्टॉक पर है? 80 है, 100 है, 30 है, या 50 है? तो कितने पर है भाई? ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, 30। कितने हैं भाई? 3। 30 कितने हैं? 30। BSE सक्सेस क्या है भाई? देखिए सक्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का क्या करता है भाई? प्रतिनिधित्व। और इसका आधार वर्ष ध्यान रखिए कितना है? 78 से 79 है। बिल्कुल भाई, ठीक है। लीजिए भाई, गुड इवनिंग भाई शशि जी, स्वागत है आपका। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं भाई? बताओ कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19 है, 21 है, 20 है, या 18 है? ठीक है, देखिए 2015 में पूछा गया है, उस टाइम पर तो भाई कितने थे? देखो कितने थे भाई, बताओ। हाँ भाई, इसका जो आंसर है, उस टाइम पे तो कितने थे? 19 थे, लेकिन अब कितने हैं भाई?
है ना। अब कितने हैं वर्तमान में बता सकते हो? देखिए उस टाइम पर कितने थे भाई, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को व्यवसायी बैंकों का तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का भारत में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस राष्ट्रीयकरण के तहत 2019 में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी? 19 थी। 2019 में कितनी थी? 19। ठीक है। और वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 से कितनी हो गई है भाई? 12 हो गई है। अब कितनी है भाई? 12 है। लीजिए इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई? अवमूल्यन, मूल्यह्रास, मूल्य अवरोध, है ना, या मूल्य स्फीति। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, निरंतर वृद्धि। ठीक है। देखिए मुद्रा की क्रय विक्रय में गिरावट लाने वाली वस्तुओं, ठीक है, क्या है भाई? गिरावट लाने वाली वस्तुओं। ठीक है। तो क्या कहलाएगी? बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा भाई? दीक्षा जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। लीजिए भाई पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट 1 मिनट। लीजिए आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई, पूंजी बाजार विनियामक होता है। तो बताइए पूंजी बाजार विनियामक होता है एनएसई, आरबीआई या सेबी या फिर आईआरडीए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, सी, सेबी। ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म बता सकते हो भाई? सेबी पूंजी जो बाजार है विनियामक होता है, किससे होता है भाई? सेबी से होता है। बिल्कुल। ठीक है। फुल फॉर्म बताइए सेबी की क्या होती है भाई? ठीक है। देखिए भारतीय क्या है भाई? देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एक पूंजी विनिमय क्या है भाई? संस्था है। इसे वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान किया गया था। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने और नियम बनाने, उसे संशोधित करने का अधिकार किसके पास है भाई? सेबी के पास है। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? बताओ भाई कौन सी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? आईआरडीए है ना, सेबी है, आरबीआई है या डीआरआई है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल क्या आएगा? है ना, सेबी। क्या आएगा? सेबी। सेबी देखिए भाई यहाँ पे इंग्लिश में बता रखी है क्या है भाई? है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई थी भाई? ध्यान दीजिएगा दोनों में। अगर स्थापना पूछ ले तो 12 अप्रैल 1988 को, और वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को। इसका प्रमुख उद्देश्य अभी ऊपर पढ़ा ही था। लीजिए भाई चेक का क्या है भाई? है ना, कैंसिलेशन। क्या है भाई? चेक का कैंसिलेशन डैश के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता, है ना, आहर्ता या फिर अदाकर्ता या धारक। तो बताइए चेक का जो कैंसिलेशन है वो किसके साइन के द्वारा किया जा सकता है भाई? ओके ओके भाई 65 करवाऊंगी भाई, 64 करवाऊंगी आज। 64 ठीक है। 64 कल, 64 आज। टोटल 128 क्वेश्चन है। आराम से करेंगे। देखिए बिल्कुल समझाते हुए और पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। ठीक है। तो बताओ चेक का जो कैंसिलेशन है वो किसके हस्ताक्षर से किया जा सकता है भाई? किसके? जो धारक के द्वारा नहीं किया जा सकता, अदाकर्ता। किसके द्वारा भाई? अदाकर्ता के द्वारा। ठीक है। आइए देखिए गलत हुआ, पढ़ेंगे। चेक का जो कैंसिलेशन है वो अदाकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। कैंसिलेशन चेक एक तरह का नॉर्मल चेक होता है। इसमें अदाकर्ता द्वारा दो तिरछी, है ना, लाइन बनाकर उसके ऊपर कैपिटल लेटर में क्या लिखा जाता है भाई? आपने देखा होगा कैंसल्ड। कैसे लिखते हैं भाई? कैंसल्ड शब्द लिख दिया जाता है। और चेक के ऊपर बड़े अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कोई भी यूजर इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, धन के उपयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो बताओ भाई किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? ओके धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान, है ना, किसके अंतर्गत आएगा भाई? 56 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बता रहे भाई। विनिमय, है ना, प्रणाली के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है भाई, और वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? तो बताओ भाई कौन से प्रकार का एक चेक नहीं है? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ध्यान से देखिए, है ना, कोसर्ट चेक, ब्लैंक चेक, है ना,
या फिर मिरर चेक या स्पीड चेक। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, महक जी स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट स्पीड चेक आएगा भाई। क्या आएगा, स्पीड चेक। ओके, स्पीड चेक एक प्रकार का चेक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है भाई अर्थव्यवस्था में। देखिए अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर, है ना, इन्फ्लेशंस का परिणाम होगा आसान ऋण या वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि। जस्ट 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट, देखिए ध्यान से। अर्थव्यवस्था में अति, है ना, मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होगा, आसान ऋण होगा या वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी, या फिर क्या होगा भाई। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, चारों ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी या बैंकों में जमा में वृद्धि होगी, है ना, बैंकों के जमा में वृद्धि होगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, बताओ, सी आएगा। मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी, क्या आएगी भाई, गिरावट आएगी। लीजिए क्या है भाई, देखो अर्थशास्त्र में अतिस्फीति या जिसे हाइपर, है ना, इन्फ्लेशंस, बहुत अधिक और तेजी से बढ़ती, क्या है भाई, मुद्रास्फीति को कहते हैं। और इसमें क्या आती है, मुद्रा के वास्तविक मूल्य में गिरावट आती है क्योंकि अधिकांश वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अतिस्फीति का मुख्य कारण सरकारी घाटे को कम करने के लिए लगातार क्या करना है भाई, मुद्राएं छापना है। भारत में देखिए, भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था। 1964 में उसका पुनः नामकरण किया गया था। तो 1957 में, 60 में, 62 में, 59 में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, डिसेंट जी। ओके मैडम, ये शो हटा प्लीज। ओके, किस चीज को हटा लूँ भाई, मैं समझी नहीं। अच्छा इसको कह रहे हो क्या भाई, चलिए ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, लीजिए भाई। ओके ओके ठीक है, लीजिए। ये कैसे हटाऊंगी भाई, इसके बिना तो मैं टिक ही नहीं कर पाऊंगी, ये बताओ ना। ठीक है, लीजिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हो। देखो इस प्रकार मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ नया पैसा 1 जून 1964 से मात्र पैसा हो गया। क्या हो गया भाई, पैसा हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है भाई, बताइए। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए, है ना, क्या है भाई, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ। मुद्रा छापना है। ओके, क्या बता रहे हो भाई, कौन सी ऐप है भाई, कौन सी ऐप है ये। ओके चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी, सूक्ष्म उद्योगों को पुनः, है ना, क्या कराना भाई, पुनः वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, लीजिए मुद्रा बैंक फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, है ना, क्या है भाई, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड, है ना, रीफाइनेंस एजेंसी। इसकी स्थापना लघु और सूक्ष्म उद्योगों को पुनः, है ना, वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को व्यापार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना था। और इसका जो गठन है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था भाई। ओके ठीक है भाई, लीजिए, इनमें से कौन सा बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा। तो बताओ, एक्सिस बैंक लिमिटेड किसने रखा भाई, HDFC बैंक ने, लॉर्ड कृष्ण बैंक ने, सेंचुरियन बैंक ने, या फिर UTI बैंक ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके सी बता रहे हो भाई, सी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड। ये क्या आएगा, UTI बैंक। क्या आएगा, UTI बैंक। देखो UTI बैंक को क्या है भाई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ बैंक। ओके, बैंक ने 30 जुलाई 2007 को अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया। एक्सिस बैंक भाई भारत का प्रमुख एक निजी क्षेत्र का बैंक है, ध्यान रखिएगा। और UTI बैंक की स्थापना दिसंबर 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, बम्बई में है। कहाँ पे है, बम्बई में। लीजिए भाई, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें या फिर लक्ष्य दिए गए हैं। इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं तय किए जाते। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 62 पे आ गए हैं भाई, 64 करेंगे, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, लीजिए भाई, बताओ कौन सा, है ना, रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, लीजिए इस प्रकार से बताइए भाई। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर,
वित्तीय घाटा लक्ष्य और SLR या CRR और आयकर की दर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ, है ना। कौन सा रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किया जाता, क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए ये आएगा भाई, देखो एक तो क्या नहीं किया जाता, वित्तीय घाटा लक्ष्य, दूसरा क्या नहीं की जाती भाई, आयकर की दर। तो इसका बिल्कुल भाई क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, दूसरा और पांचवा बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना भाई रजत जी। डी ठीक है भाई। डिसेंट क्या है भाई, नहीं। ओके पारस बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है लीजिए भाई, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है नेक्स्ट है भाई 63 क्वेश्चन। ओके 64 क्वेश्चन करेंगे आज। बैंक में जमा की गई, है ना, रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं, आहरित नहीं किया जा सकता। चालू जमा, बचत बैंक जमा, सा अवधि जमा या बिना लाग लपेट का खाता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा मैम, ऑप्शन नहीं दिखे, किस चीज़ के नहीं दिखे। ओके चलिए दीक्षा ठीक बता रहे हो भाई, चलिए ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा भाई, सी। लीजिए पढ़ना चाहें भाई पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है, केंद्र सरकार के लिए, बैंकों के लिए, राज्य सरकार के लिए या नाबार्ड के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके देखिए किसके लिए भाई बताइए, उपाय और युक्तियां RBI के द्वारा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है भाई। ओके भाई ओके दीक्षा जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा बिल्कुल, राज्य सरकार के लिए भाई, किसके लिए, राज्य सरकार के लिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका। इसका आंसर क्या आएगा, राज्य सरकार के लिए। देखिए इस प्रकार से भाई, है ना, इसको एक पढ़ते हैं बिल्कुल भाई, क्लास ओवर हो जाएगी बिल्कुल। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र राज्य सरकार को एक बैंक के रूप में अस्थायी ऋण सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें RBI 1 अप्रैल 1997 में, है ना, वेज एंड बीन्स एडवांस योजना को आरंभ किया, जिसमें रिजर्व बैंक राज्य सरकार को 90 दिन की अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है भाई। ओके भाई क्या है भाई, लास्ट राइट हो गया। ओके ठीक है भाई, ठीक है ऐसा नहीं है भाई। ठीक है जैसे आपने इतने सारे क्वेश्चन किए तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, देखी होंगी। ठीक है ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ। और लेकिन अगर आप एक मैराथन क्लास और लगा लोगे इकोनॉमिक्स की तो बेटर रहेगा, आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है भाई मैं यही कहूँगी, एक मैराथन लगाइए और फिर देखिए आउटपुट कितना अच्छा आता है। और भाई GS पे पूरा फोकस कर दो भाई, GS का बहुत बड़ा रोल है भाई, एक एक दो दो नंबर इसी की वजह से हम पीछे हो जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए भाई। गणित ठीक, अच्छा भाई चलिए ठीक है भाई, पारस आपको पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, डिसेंट जी ठीक है भाई, सलोनी जी थैंक यू सो मच भाई। और जितने भी बच्चे लाइव जुड़े थे भाई उन सभी का थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर, है ना भाई, कल नेक्स्ट हिंदी विशेषण की क्लास में कल कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई रूबी राणा जी, सलोनी जी सभी को गुड नाइट। पास ओके मोनिका, सुमन जी ठीक है भाई, दीक्षा जी जा चुकी हैं, पर सभी को गुड नाइट। थैंक यू सो मच भाई, वीडियो को